तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ थर्ड ईयर से पीडियाट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सबको बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका पीडियाट्रिक्स थर्ड ईयर में ही बहुत अच्छा हो जाए और कॉम्पिटिशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए जो मैं आज आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सके और आपकी थर्ड ईयर की परसेंटेज भी अच्छी बने। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थर्ड ईयर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस निदा आपके साथ डिस्कस करेगी जो एक तो टॉपर्स के लिए चाहिए, एक एवरेज बच्चे के लिए चाहिए और एक सिर्फ पास होने के लिए चाहिए। तो इस तीनों टाइप की स्ट्रेटजी निदा आपके साथ डिस्कस करने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सारे टॉपिक्स अपने एक पेपर पर उतार लें। हेलो गाइस, होप यू ऑल डूइंग वेल। तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा पीडियाट्रिक्स में कितने यूनिट्स है। तो पीडियाट्रिक्स में टोटल 6 यूनिट्स है। तो हम यूनिट वाइज बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, ज़्यादा फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे। तो हम अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो ये पीडियाट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर। मतलब चाइल्ड वेलफेयर के लिए कौन से प्रोग्राम्स है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हो सकता है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के हो सकता है, या कोई माल नरिश्ड बेबी है उसको प्रिवेंट करने के लिए हो गया। अंदर सारे इंक्लूड होते हैं। तो आपको एक डिवाइड कर करके पढ़ना है ताकि आपको सारे के नेम्स याद हो जाए, सबकी डेट्स याद हो जाए। तो कम्युनिकेबल हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हो गए, माल नरिश्ड बेबी हो गया या फिर मैटरनल के लिए, इन सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए गए। ये क्वेश्चन आपसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपसे शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। देन आता है एजेंसीज फॉर चाइल्ड वेलफेयर। अब चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी काफ़ी एजेंसीज है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हो सकती है या फिर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की बात करें तो जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया। तो ये सब जो एजेंसीज है इस टाइप की यूनाइटेड नेशन एजेंसीज भी होती है और कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती है जैसे केयर हो गई, और भी काफ़ी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर भी आपसे शॉर्ट नोट या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका चाइल्ड पे या उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ना चाइल्ड पे क्या होता है और फैमिली पे क्या होता है। जैसे चाइल्ड और फैमिली दोनों को बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इससे ही एक और क्वेश्चन डेवलप होता है, वो है स्ट्रेसर्स पे भी काफ़ी बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि स्ट्रेसर्स क्या होते हैं। तो स्ट्रेसर्स क्या हो सकते हैं चाइल्ड के लिए। सेपरेशन एंजाइटी होता है, पेरेंट्स से उसको सेपरेट कर रहे हैं तो उससे जो एंजाइटी डेवलप होती है, फिर उसके कुछ फेज़ होते हैं उसमें वो भी लिखने होते हैं। देन हो सकता है लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है बच्चे का, या फिर उसको पेन है, या फिर एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है। तो ये सब स्ट्रेसर्स इंक्लूड होते हैं। तो इस पर भी आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। अब स्ट्रेसर्स का आप इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी लिख सकते हो। तो इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है। वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। जो हम करंट में जो बच्चों को हम चाइल्ड केयर दे रहे हैं वो किस टाइप की केयर है, हमें उसके बारे में लिखना है जो अभी चल रही है फ़िलहाल। क्या हम उनको होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू केयर दे रहे हैं, हम होम बेस्ड केयर भी चलती है, कम्युनिटी बेस्ड केयर है या हॉस्पिटल केयर है, हमें किस टाइप की केयर दे रहे हैं। जैसे हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करानी होती है, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केयर देनी होती है। तो अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम चाइल्ड को किस तरह से केयर देते हैं, हमें वो लिखना है इसके अंदर। तो ये भी आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से मेनली यही क्वेश्चंस बनते हैं। इन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही करना है। देन हम जाते हैं यूनिट सेकंड पे। तो यूनिट सेकंड पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम से देखें या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखें, तो अभी हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बन सकता है डिफरेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, कुछ 7-8 डिफरेंस हमें याद होने चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में लिख पाए। देन आता है प्रिंसिपल्स, और कुछ 12 प्रिंसिपल्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो हमें पता होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, मुंह पे हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं बार आ चुका है। फैक्टर्स हो गए जैसे एनवायरमेंटल हो गया या फिर हेरिडिटी हो गई। तो इसके अंदर जो भी प्री नेटल, पोस्ट नेटल हो गए, हेरिडिटी, सेक्स, नेशनलिटी हो गई, ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे
क्वेश्चन आना ही आना है, या डिफरेंस आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, फैक्टर्स, या फिर माइलस्टोन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसमें आपको या फिर तो इन्फेंट का पूछेगा माइलस्टोन, या फिर टॉडलर का या प्री स्कूलर का, सबका एक कंबाइन में नहीं पूछता। तो अगर आपको किसी का भी पूछे, अगर सिर्फ डेवलपमेंटल माइलस्टोन पूछा है तो हमें सिर्फ 5 पॉइंट के अंदर उसको कवर करना है। ग्रोस मोटर हो गया, फाइन मोटर हो गया, लैंग्वेज एंड हियरिंग हो गई, पर्सनल एंड सोशल हो गया, ठीक है, एंड लैंग्वेज हो गया। तो ये 5 पॉइंट के अंदर हमें बताना है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। अगर ग्रोथ भी पूछा है तो ग्रोथ के अंदर हम लिख सकते हैं कि उसकी वेट किस तरह से बढ़ता है, हाइट किस तरह से बढ़ती है, हेड सर्कमफेरेंस हो गया, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस हो गया, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो हो गया, उसके टीथ डेंटिज्म के बारे में हम लिख सकते हैं। ये सब हमें ग्रोथ में लिखना होता है, बट हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, या फिर तो सिर्फ वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन ही पूछता है मेनली। अगर कभी उसने ग्रोथ भी पूछ लिया तो हमें ग्रोथ भी लिखना है डेवलपमेंट के साथ में, उसको स्किप नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। देन माइलस्टोन के बाद आता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, 16 मार्क्स से क्वेश्चन भी बन सकता है, या शॉर्ट नोट भी बन सकती है 4 मार्क्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें 4 मार्क्स में किस तरह से लिखना है और 16 में कैसे लिखना है। इसके आपको बेनिफिट्स पूछ सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, कि मदर को क्या बेनिफिट है, हमारी सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा ब्रेस्ट फीडिंग से, उसकी फैमिली को क्या बेनिफिट होगा, ये सब बेनिफिट आपको पता होना चाहिए। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, गुड पोजिशनिंग पता होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में हम डिफरेंस बता सकते हैं काउ मिल्क में और ब्रेस्ट मिल्क में क्या डिफरेंस है। देन हम 6th मंथ पे जो वीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो इस पर भी एक शॉर्ट नोट पूछते हैं। इस पर बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनता, तो वीनिंग को हमें 4 नंबर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम किस तरह से देते हैं, उसको हमें शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। 3rd यूनिट की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आना ही आना है। न्यूबॉर्न, प्रीटर्म या लोअर बर्थ वेट में से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार, या फिर तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, या फिर प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट के कोज क्या है, ये किस वजह से हुआ है, तो हमें ये तो आना ही चाहिए। और इसके साथ एक नर्सिंग केयर या नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ सकते हैं कि न्यूबॉर्न की या फिर प्रीटर्म की या लो बर्थ वेट की हम केयर कैसे करें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए कि बेबी का हाइट, न्यूबॉर्न का हो गया तो हाइट वेट हो गया, फिजिकल के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। फिजियोलॉजिकल में हमें सिस्टमेटिक बता देना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोज हमें बता देने हैं। केयर हमें पता होना चाहिए कि हमें इमीडिएट बेसिक केयर कैसे करनी होती है बच्चे की। अगर वो बच्चा रोया नहीं है तो उसको रिससिटेशन कैसे करना है, ठीक है, हमें उसको CPR देना है या नहीं देना है। देन आता है अगर बच्चा हेल्दी बेबी हुआ है फिर उसकी रूटीन केयर कैसे करते हैं, उसका थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करना, उसको वार्म रखना, उसकी बात को डिले करना, फिर उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी केयर कैसे करते हैं। हम इम्यूनाइजेशन करना है बच्चे का, कौन कौन सी वैक्सीन्स लगती है एट बर्थ, हमें ये सब पता होना चाहिए। और उसको हम क्लोथिंग किस तरह से करनी है कि उसको हम हाइपोथर्मिया से बचा सकें, ठीक है, ये सब हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है केयर के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन तीनों को पढ़ना ही है और साथ में पढ़ना ताकि याद करने में आपको इजी रहे। देन आता है KMC, कंगारू मदर केयर। इसमें भी आपको 4 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, क्या होता है, कब देनी होती है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होता है। देन हम बात करें यूनिट 4th IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ यूनिटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इसके अंदर मेनली या फिर तो ये पूछेगा कि आपको IMNCI के बारे में लिखना है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर किसी डिजीज़ का केस मैनेजमेंट पूछ सकता है जो मेनली डायरिया पे ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरिया का केस मैनेजमेंट पूछा है तो हमें उसका डायरिया के बारे में ऐसे लिख के नहीं आना है कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, नहीं। अब केस मैनेजमेंट पूछा है तो हमें IMNCI के थ्रू लिखना है। पहले उसको असिस्ट करना है, उसके डेंजर साइन पता करना है, देन उसको क्लासीफाई करना है कि वो पिंक में आएगा, येलो में आएगा, ग्रीन में आएगा। देन जो हम उसको ट्रीटमेंट देना होता है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट देना है। तो अगर IMNCI के अकॉर्डिंग आए तो हमें डिजीज़ इसी तरह से लिखनी है, हम जो नॉर्मल MSN में या फिर जो फॉलो करते हैं वे उस तरह नहीं लिखना है, ठीक है। IMNCI में ये क्वेश्चन बनता है। देन आती है यूनिट 5th जो सबसे लेंथी यूनिट है, उसके अंदर सारे सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं, बट हमें सारे सिस्टम्स यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन हमें सिस्टम्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है हार्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ की क्लासिफिकेशन। इस पे क्वेश्चन कई बार आता है कि हमें साइनोटिक एंड असाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। देन आप इसके अंदर जो भी आता है ASD आ गया, VSD आ गया, PDA, PS, AS जो भी आ गए आप मोटा मोटा इनके बारे में देख लेना। बट जो मेनली इसमें से पूछते हैं वो टैटोलॉजी ऑफ फैलेट, TOF
अगर मेनली अगर आएगा तो इससे TOF ही पूछेंगे। देन पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस भी इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है। इसके जो सिम्टम्स आप लिखने वाले हो तो जो मेन सिम्टम्स है आपको पहले उसको हाईलाइट करके लिखना है, क्योंकि बाद में तो जो सिम्टम्स आएंगे वो सबके मोस्टली कॉमन ही होते हैं। जो मेन सिम्टम्स है वो आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। देन आता है र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इसमें मेनली आपको इसका प्रिवेंशन आना चाहिए कि इसको किस तरह से प्रिवेंट करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन के थ्रू हमें इसको लिखना है, इसके आंसर को कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन ले सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन ले सकते हैं। जोन्स क्राइटेरिया आपको आना चाहिए, जो रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया है, ठीक है। र्यूमेटिक फीवर इस तरह से हो जाएगा। देन अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो इसमें मोस्ट कॉमन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें स्पाइना बाइफिडा बहुत बार पूछा गया है। इसके नर्सिंग मैनेजमेंट, और आप किसी का भी नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो तो डायग्नोसिस आपको प्रायोरिटी वाइज लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, उसके अच्छे इंटरवेंशन लिखने हैं, तभी आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में पूरे या बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन आता है हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसके टाइप्स जो है कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, उसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। मेनिंजाइटिस आ सकता है, इसके साथ आप एंसिफिलाइटिस भी आ सकता है, बट जो मेन है वो एंटीडी और हाइड्रोसिफिलिस, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। देन हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो कई बार मेनली हर बार आता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको मुंह पे याद हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसका आपको पैथोफिजियोलॉजी आना चाहिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आना चाहिए, इसका आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया या डाइटरी मैनेजमेंट हो गया, आपको हर चीज़ आनी चाहिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन कभी कभी विल्म्स ट्यूमर भी पूछ लेते हैं। देन हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS या फिर हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़, कुछ भी बोलो, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये मोस्टली तो 4 नंबर में ही पूछते हैं शॉर्ट नोट में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन निमोनिया आ सकता है, 16 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। देन हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसोफेजल एट्रेसिया विथ ट्रैको इसोफेजल फिस्टुला। ये विथ TF मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछी जाती है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन आ सकता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक आप काम ये कर सकते हो कि अगर आप कोई भी डिजीज़ लिखो तो उसका एक साइड में छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। जैसे आपने अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस लिखा तो आप छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हो, स्टमक बना दी, नीचे फर्स्ट पार्ट बना दिया डुडेनम का, उसमें नैरोइंग बता दी किस जगह हो रही है। इससे क्या बहुत ही इफेक्टिव और प्रेजेंटेबल लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा, आपको मार्क्स गेन कराने में हेल्प करेगा। यह आप हर डिजीज़ में कर सकते हो। एक होता है हिट्सप्रंग डिजीज़, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको इसको भी एक बार पढ़ के जाना है। देन ल्यूकेमिया भी काफ़ी बार पूछा जाता है, या तो 16 मार्क्स में या पीडिया में नहीं पूछेंगे तो आपसे MSN में पूछ लेंगे, तो ल्यूकेमिया तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, या फिर MSN पीडिया एक में तो आना ही आना है। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। देन आता है क्लब फुट बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता, तो आपको इसी तरह से पढ़ना है कि आप 4 नंबर में लिख पाओ। तो क्लब फुट हमेशा शॉर्ट नोट ही पूछते हैं 4 नंबर के अंदर। देन लास्ट यूनिट है बिहेवियरल एंड हैबिट डिसऑर्डर। इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चन आता है ये आ सकता है कि आप बिहेवियरल डिसऑर्डर को पहले एक्सप्लेन करो होता क्या है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन लिखो जो काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर हमें आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर इन्फेंट की दे रखी है, चिल्ड्रंस की दे रखी है, एडोलसेंट की दे रखी है, जो मेनली बट हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते हैं वो सिर्फ चिल्ड्रंस की पूछते हैं, तो हमें सिर्फ चिल्ड्रंस की लिखनी है, उसके साथ दूसरी इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि चिल्ड्रंस में भी बहुत वाइड है, तो उसमें भी हम पेपर भर सकते हैं। अब गाइडेंस क्लिनिक भी आप एक बार सुपरफिशियली देख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस सुपरफिशियली देख लेना है कि ये होता क्या है, आपको क्या मीन पता होना चाहिए होता क्या है। बाकी मेन जो इसमें क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स का आएगा तो बिहेवियरल एंड हैबिट डिसऑर्डर का ही पूछेंगे। इसके अंदर आपको टेम्पर टेंट्रम पूछ सकते हैं बच्चे में, आप ब्रीथिंग होल्डिंग स्पेल जो होता है उसमें हमें मैनेज कैसे करना है, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स तो कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो शॉर्ट नोट्स में बन सकते हैं, तो आपको एक बार उसको देख के तो जाना ही है। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सेस। आपको रिफ्लेक्सेस का पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। देन हम बात करें PM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या सेम, इस पर भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें क्वाशरकोर महाराष्ट्र में उसके बारे में और इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। न्यूनेटल जॉन्डिस का पता होना चाहिए, इसकी केयर पता होनी चाहिए कैसे देते हैं, फोटोथेरेपी क्या होता है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
हाइपोथर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 16 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कैसे करें, मैनेज कैसे करें, हाइपोथर्मिया में वार्म चेन क्या होता है, उसकी 10 स्टेप्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म चेन के 10 स्टेप्स ये आपको याद होने चाहिए। अपगार स्कोर आपको आना चाहिए, 4 नंबर में कई बार पूछते हैं। नेफ्रोब्लास्टोमा भी आ सकता है, तो आपको इसको भी एक बार सुपरफिशियली देख के जाना है। जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आ सकता है। देन न्यूनेटल रिससिटेशन, ये आप जो नर्सिंग केयर लिखोगे न्यूबॉर्न की या प्रीटर्म या लो बर्थ वेट की, तो उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि न्यूनेटल रिससिटेशन क्या होता है, उसको रिससिटेट करने की ज़रूरत कब पड़ सकती है, कैसे करना है। अगर उसकी हार्ट रेट 60 और 100 के बीच में तो हमें क्या करना है, अगर 60 से कम हो गई तो क्या करना है, और 100 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है। इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, कौन सी पोजीशन देनी होती है, कैसे बच्चे को स्टिमुलेट करना चाहिए, ठीक है। रीपोजिशनिंग, सक्शनिंग कैसे करनी चाहिए, आपको हाईलाइट करके लिखना है ताकि आपको मार्क्स करने में गेन। देन हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। सो हमें नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही पढ़ना है मेन। फिर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये आ सकता है 4 नंबर में, तो इसको भी आपको सुपरफिशियली देख के जाना है कि ये होता क्या है। देन एक डिफरेंस पूछ सकते हैं, सिफेल हेमाटोमा एंड कैप्यूट सक्सिडिनियम, ये होता क्या है। लास्ट है मेंटल रिटार्डेशन, ये क्वेश्चन भी एक ऐसा है जो 16 मार्क्स में आ सकता है। अगर इधर नहीं आया तो आपके साइकेट्रिक में भी आ सकता है। तो इसको एक मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ल्यूकेमिया हो गया जो, या फिर इधर नहीं आया तो एमएसएन में आ जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन इधर नहीं आया तो साइकेट्रिक में आ जाएगा। तो आपको इसको भी मेंटल रिटार्डेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसकी ईटियोलॉजी मेन होती है कि किस वजह से हुआ है, और इसका जो IQ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन हो गया, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। कोई भी डिजीज़ लिखो, आप उसके डायग्नोसिस लिख रहे हो तो आपको प्रायोरिटी वाइज ही लिखना है। ऐसे नहीं कि पहले कुछ भी लिख दिया, सबसे पहले एंजाइटी डाल दिया, नहीं, डिजीज़ के अकॉर्डिंग लिखना। अगर रेस्पिरेटरी लिख रहे हो तो ब्रीथिंग के डायग्नोसिस पहले बनेंगे, डाइजेशन के लिख रहे हो तो न्यूट्रिशन के पहले बन सकते हैं, एस्पिरेशन के बन सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको डायग्नोसिस बनाने हैं। अगर आपने प्रायोरिटी वाइज नहीं बनाया तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, तो आपको प्रायोरिटी का ध्यान रखना है मेन, ठीक है। ऐसे ये कंप्लीट होता है इसका सिलेबस। होप आपको समझ आया होगा एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।